आप पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है। घर की चार दीवारी से बाहर प्रकृति के रमणीय खुले वातावरण में शुद्ध वायु सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है। शरीर में छाया हुआ आलस्य काफूर हो जाता है। वह व्यायाम का दूसरा रूप है। इससे शरीर में नई स्फूर्ति व चेतना पैदा होती है। गर्मियों में प्रातः 5 और सर्दियों में 6 बजे का समय प्रातः भ्रमण के लिए आदर्श समय है। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में, पर्वतीय प्रदेश में, नदी झरनों के तट पर, बाग बगीचों में प्रातःकालीन शीतल वायु प्राणियों को स्वागत करती है। वृक्षों पर चहकते पक्षी, कोयल की मधुर आवाज, मुस्कुराते फूल तथा उन पर गुंजार करते भंवरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। सूर्य के आगमन से चारों ओर छाया अंधकार तिरोहित हो जाता है। खुली हवा में सांस लेने से फेफड़े साफ होते हैं। शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। भ्रमण से वापस लौटे हुए सूर्य की किरणें स्मरणीय लगती हैं। प्रातः का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम और सस्ता उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पैराग्राफ और इसके नीचे आपका क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो आपको दोस्तों बताना है, यहाँ पे गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रातः काल का भ्रमण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहली लाइन में ही दिया गया है। प्रातः काल का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए वरदान है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक के उत्तर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पे पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। तो दोस्तों इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं दोस्तों। पहला दिया गया उत्साह के आधार पर, ऑप्शन बी है दुर्बलता के आधार पर, ऑप्शन सी है पीड़ा या आघात के आधार पर, ऑप्शन डी है कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्साह के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, युद्ध वीरता के लिए माफ कीजिएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। ऑप्शन ए है चतुराई और भीरुता, ऑप्शन बी है चंचलता और अस्थिरता, ऑप्शन सी है धृष्टता और साहस, ऑप्शन डी है साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो राइट आंसर देना है आपको दोस्तों। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्वदेश स्थित कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे किस श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी सरकारी मामले की ओर व्यक्तिगत तौर पर आकर्षित करना होता है तो किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धशासकीय पत्र लिखे जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जाता है। ऑप्शन ए है संकल्प, ऑप्शन बी है प्रस्तांकन, ऑप्शन सी है द्रुत पत्र, ऑप्शन डी है अनुस्मारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तांकन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों,
किसी संदर्भ या विषय वस्तु का कम से कम शब्दों में तथ्यपूर्ण एवं सुस्पष्ट पुनर्लेखन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्षेपण कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संक्षेपण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं दोस्तों? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 8। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है दोस्तों? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर हैं दोस्तों। ये स्वर के प्रकार हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र। पत्र पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी। पक्षी पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आय शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गरिमा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुस्वार संधि। यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन ए दिया गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सभी संधि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, उल्लंघन का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत प्लस लंघन बराबर उल्लंघन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से स्वर संधि का उदाहरण आपको पहचानना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय में स्वर संधि है दोस्तों, और बाकी सभी ऑप्शंस में जो दिया गया है ये सभी व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो पोधन अन बराबर होता है पावन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, अयाद संधि है। पूछा गया है इसमें कौन सी संधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, यथा विधि में कौन सा समास है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अधिमानता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो संकल्प शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है संकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगेगा दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, औपचारिक इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकरानी। नौकरानी शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी सभी में शेरनी, मोरनी, कुटनी, इन सभी में नी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है दोस्तों, कौन सा शब्द तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आँख। आँख जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी तत्सम हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अग्नि। अग्र यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अग्र जो है वो तत्सम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है?
तो विदेशी शब्द बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर, यहाँ पे विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में संज्ञा बतानी है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? चिंता जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। यहाँ पे वह स्वतः ही जान जाएगा में वह निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, पापी में कौन सा विशेषण है दोस्तों? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है। तो पापी में गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जातिवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जातिवाचक जो है वो विशेषण क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द कौन सा विशेषण है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 38, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे क्रिया विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आजन्म, यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विस्मय दिबोधक अव्यय होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अद्वितीय शब्द जो है वो अनुपम का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गेह का पर्याय बताइए। तो गेह का पर्याय इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गृह हो जाएगा, गेह का पर्याय गृह है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, आचार का विलोम बताइए। तो आचार का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनाचार होता है, आचार का विलोम अनाचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रवृत्ति का विलोम बताइए। तो प्रवृत्ति का विलोम आपको बताना है। तो प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, अवली आवल शब्द युग्म का सही अर्थ है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अवली का मीन्स होता है पंक्ति और आवल का होता है गंदा। तो पंक्ति और गंदा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बलि और बलि शब्द युग्म का सही अर्थ है दोस्तों क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलि मीन्स होता है बलिदान और बलि हो जाता है वीर, तो बलिदान और वीर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्यय शब्द वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस प्रकार से लिखा जाता है अंत्याक्षरी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो इनमें से आपको दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूजनीय, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द है दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।